मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंग्ला मैसूर युद्धों का वर्णन कीजिए तथा टीपू सुल्तान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या बताना है? आंग्ला मैसूर युद्ध है उसका बारे में बताना है और टीपू सुल्तान की उसमें क्या भूमिका रही उसके बारे में विस्तार से बताना है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, 25,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके सामने अपना टारगेट है वो अचीव हो सके। 1,000 सब्सक्राइबर ही मात्र बचे हुए हैं। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर प्रोडक्ट जो खरीदना चाहते हो उसको खरीद सकते हो। और कोने में जो आपके सामने डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और प्लेलिस्ट का दोनों का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और प्लेलिस्ट पे अन्य वीडियो पड़े हुए हैं इस टॉपिक पेपर से संबंधित, आप सारे जाकर पढ़ सकते हो। भाई समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। दक्षिण भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 1767 और 1799 के बीच में 4 युद्ध लड़े गए। क्या हुआ भाई? धीरे धीरे आपके सामने जो टीपू सुल्तान और हैदर अली हैं, जो आंध्र प्रदेश का, जिसे आपके सामने आंग्ला के नाम से भी जाना जाता है, उस क्षेत्र को, वहां पर आपके सामने क्या राज क्या करते थे? मैसूर का राज्य बोलते थे उसको। वहां पर आपके सामने राज करते थे और एक बहुत बड़ी क्षत्रिय शक्ति थी। समझ में आ गया? दक्षिण भारत हमेशा से ही आपको पता, उत्तर भारत के बहुत कम राजा ही है जिन्होंने दक्षिण भारत पर विजय कर पाए थे, तो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे। और ये जो शक्तियां थी दक्षिण भारत की, ये धीरे धीरे क्या हो गई थी, आपके सामने अंग्रेजों को चुनौती देना शुरू कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो हैदर अली थे ना, हैदर अली ने क्या कर लिया था, फ्रांस के साथ मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, अपने कूटनीतिक बढ़त लेने का प्रयास कर रहे थे। यह बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने क्या कर लिया भाई, आपके सामने धीरे धीरे जो मैसूर के आसपास के जो साम्राज्य हुआ करते थे उनको क्या कर दिया, भड़काना शुरू कर दिया कि हैदर अली क्या करेगा, आज नहीं तो कल तुम पर आक्रमण करेगा और तुम्हारे राज्यों को हड़पने का काम कर लेगा। तो इससे क्या, आसपास के जो राज्य हैं वो उनकी शक्तियों से थोड़ा भयभीत होने लगे। अंग्रेजों की तो यही नीति हुआ करती थी, फूट डालो और राज करो। तो इन सब नीतियों से आपके सामने क्या, धीरे धीरे उनके आसपास के जो राज्य है वो क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और फिर क्या करता है आपके सामने भाई, अंग्रेज इस चीज का फायदा उठाते हैं और वो हैदर अली पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद में क्या होता है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो चारों युद्ध होते हैं अच्छे से बता देता हूं। इन प्रश्नों में से क्या तो एक ना एक युद्ध जरूर देखने को मिलेगा और ये जो प्रश्न करा रहा हूं यही देखने को मिलेगा, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना भाई। पहला, प्रथम और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराकर क्या कर दिया, मद्रास की संधि की। पहले युद्ध में अंग्रेज आते हैं, समझ में आ गया? सबसे पहले आपके सामने अंग्रेज है वो हैदर अली से 1767 में लड़ने के लिए आते हैं। लेकिन उस समय हैदर अली को ये कमजोर आंकते हैं अंग्रेज क्या करते हैं, हैदर अली को एक कमजोर शक्ति के रूप में आंकते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं। तो सोचते हैं कि बहुत आसानी से हम क्या कर देंगे, इसको हरा देंगे। लेकिन हैदर अली एक वास्तविकता में बहुत ही मजबूत सेना थी, उसकी बहुत ही मजबूत और संगठनकारी सेना थी। इस वजह से क्या होती है, अंग्रेजों की वहां पर क्या हो जाती है, हार हो जाती है। क्या हो जाती है, अंग्रेजों की वहां पर हार देखने को मिलती है। और उसके बाद में संधि होती है, उस संधि का क्या नाम है, मद्रास की संधि। कौन सी संधि देखने को मिलती है, मद्रास की संधि है वो देखने को मिलती है। और कब होती है मद्रास की संधि, 1769 में मद्रास की संधि है वो देखने को मिलती है। और फिर द्वितीय आपके सामने जो आंग्ला मैसूर युद्ध होता है, क्या होता है, द्वितीय आंग्ला मैसूर, जो आंग्ला आपके सामने मैसूर युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें आंग्ला अंग्रेजों को बोलते हैं, मैसूर इसका हैदर अली का साम्राज्य हुआ करता था, उसको बोलते हैं। तो आंग्ला मैसूर युद्ध होता है कब, 1780 से लेकर 1784 के समय। यह लगभग 11 साल अंग्रेज इंतजार करते हैं हैदर अली के कमजोर होने का। उस समय तक हैदर अली है उसकी वो अपनी अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुका था जीवन के, मतलब ये समझ लो बुढ़ापा उसका आ चुका था। उस समय अंग्रेज इस चीज का फायदा उठाते हैं, उसकी कमजोर होती शक्तियों को फायदा उठाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं। लगातार 4 साल तक जो आंग्ला मैसूर युद्ध चलता रहता है अंग्रेजों के बीच में और किसके बीच में,
ये जो हैदर अली के बीच में। एक अपने आप में बहुत ही मजबूत शक्ति हुआ करती थी हैदर अली के पास, वो भी हार नहीं मानते हैं, लेकिन बीच युद्ध में हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गया, बीच युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान है, कौन, टीपू सुल्तान, जो इनके पुत्र होते हैं, वो आप क्या करते हैं, उनकी पिता की मृत्यु के बाद में आपके सामने मैसूर के राजा उनको घोषित किया जाता है और वो साम्राज्य को संभालने का काम करते हैं। क्या करते हैं, उस साम्राज्य को संभालने का काम करते हैं और हैदर अली की तरफ से उस लड़ाई में बहुत ही संघर्ष और वीरता के साथ युद्ध लड़ते हैं। और जिसमें क्या होता है आपके सामने, ना तो उसमें भी आपके सामने लगभग इनकी जो जीत मानी जाती है, अंग्रेजों की जीत मानी जाती है, और मैंगलोर की संधि के साथ ये समाप्त हो जाता है। कौन सी संधि के साथ, मैंगलोर की संधि के साथ आपके सामने ये युद्ध है वो खत्म होता है। फिर अगले वाला युद्ध आता है तृतीय युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध। मतलब दूसरा, पहला युद्ध में कौन जीते, हैदर अली जीता, दूसरे में लगभग ड्रॉ सा हुआ मुकाबला, ये समझ लो, और मैंगलोर संधि के साथ समाप्ति हुई। तृतीय युद्ध है वो आपके सामने 1790 से 1792 में शुरू हुआ। समझ में आ गया, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो आपके सामने आते हैं, हैदर अली से युद्ध लड़ते हैं, और उस समय टीपू सुल्तान की हार होती है। उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो गई थी, है ना, टीपू सुल्तान धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो गया, उसका फायदा उठाया। समझ में आ गया। और उस समय क्या किया था आपके सामने, जो अंग्रेज है वो बहुत समझदार हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान से श्रीरंगपट्टनम की संधि करवाई। क्या कराई, श्रीरंगपट्टनम की आपके सामने संधि करवाई, जिसमें क्या, एक तो टीपू सुल्तान से आधा राज्य छीन लिया और उसके 2 बेटों को बंधक बना लिया। क्या किया, उसके बेटों को बंधक बना लिया और लगभग 2 करोड़ का जुर्माना लगाया कि 2 करोड़ का जुर्माना भर दो और अपने बच्चों को बचाकर ले जाओ, और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी कर ली। अब टीपू सुल्तान के पास लगभग 2 करोड़ रुपए बनते नहीं है, तो क्या होता है आपके सामने, वो अपने बच्चों को छुटाने के लिए एक बार फिर आपके सामने युद्ध वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया। अब युद्ध क्यों होता है, जब चतुर्थ युद्ध देखने को मिलता है टीपू सुल्तान के साथ 1799 में, जब भाई एक तो राज्य आधा ले लिया टीपू सुल्तान से, दूसरा उसके बच्चों को भी बंधक बना लिया टीपू सुल्तान का, तो अब क्या, अंग्रेज हावी होने लगे टीपू सुल्तान पर। क्या होने लगे, धीरे धीरे अंग्रेज है वो आपके सामने टीपू सुल्तान पर हावी होने लगे और उन्हें क्या कहने लगे कि सहायक संधि कर लो। अब मैं आपको थोड़ी 1 मिनट का समय लेकर सहायक संधि के बारे में बता देता हूं। सहायक संधि, जैसा कि नाम है वैसा काम है इसका। सहायक संधि का अर्थ होता है कि अंग्रेज है ना, वो आपकी सहायता करेंगे। क्या करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। अंग्रेज बहुत समझदार थे, ये क्या कहते थे कि आप एक बात समझो, कोई राजा के पास जाते थे, उसे कहते थे कि एक बात सोचो, आप एक छोटा राज्य हो और आप पर अगर किसी बड़े राजा ने आक्रमण कर दिया तो क्या होगा, आपका राज्य चला जाएगा। लेकिन हम अंग्रेज क्या करेंगे, हम आपके हितैषी हैं, हम आपके मदद करने वाले हैं, हम आपका भविष्य सोचते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम आपको मदद करेंगे। क्या करेंगे, हम आपको मदद करेंगे, हम अपनी सेना देंगे आपको, और हम आपको रसद देंगे, गोला बारूद, जिस चीज की जरूरत होगी आप हमसे सहायक संधि कर लोगे तो हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, लेकिन उसके प्रति आपकी कुछ शर्तें होंगी। सहायक संधि को मानने के लिए आपके पास कुछ शर्तें होंगी। शर्तें क्या होंगी, पहली बात तो आपको जो राज्य है ना, उसके राज्य में आपकी अंग्रेजों की जितनी सेना रहेगी उसका खर्चा हम नहीं उठाएंगे भाई, आपको उठाना पड़ेगा। क्यों, आपके राज्य की काम आएगी वो सेना, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा भाई, खर्चा उठाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, खर्चा उठा लोगे, लेकिन समझ में आ गया। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया भाई, आपके सामने इस सहायक संधि को साइन करवा लेते थे, और जैसे वो राज्य कमजोर होता था उन पे प्रशासनिक रूप से दबाव बनाकर वो राज्य उनसे छीन लेते थे, कठपुतली बना लिया करते थे उन राज्यों को। समझ में आ गया। इस तरीके से इन्होंने ये सहायक संधि थी, ये क्या थी, एक प्रकार का एक ट्रैप था। क्या था, एक प्रकार का ट्रैप था जिसमें राजाओं को फंसा लिया जाता था, और उन राजाओं को क्या करते थे, उस ट्रैप में फंसाकर उनका राज्य को गंवाने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो इसको लेकर आए थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया भाई, टीपू सुल्तान पे दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुम भी इस सहायक संधि को मानो। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास शक्तियां ही नहीं है। समझ में आ गया, तुम्हारे बच्चों को हमने अगवा कर लिया है ना, और तुम्हारे पास शक्तियां उतनी नहीं बची है, तो तुम हमारी सहायक शक्तियों को संधि को मान लो ताकि हम आपकी मदद कर सकें। लेकिन टीपू सुल्तान ऐसे व्यक्तित्व नहीं थे, बहुत ही संघर्षशाली व्यक्तित्व थे, और उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं मर मिट जाऊंगा लेकिन आपकी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा, सहायक संधि को कभी भी नहीं मानूंगा। क्या नहीं मानूंगा, सहायक संधि को कभी भी नहीं मानूंगा। इस चीज पर उनके क्या होने लगे, धीरे धीरे आपके सामने जो सहमति होने लगी।
मतलब विरोध करना शुरू कर दिया, सहमति क्या, विरोध करना शुरू कर दिया टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का। अब अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया, आपके सामने फिर से युद्ध लड़ा। क्या क्या, 1799 में फिर से युद्ध लड़ते हैं और उनकी जो जहां पर राज क्या करते थे श्रीरंगपट्टनम, वहां की रक्षा करते करते क्या होते हैं, आपके सामने वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहां पर भी टीपू सुल्तान नहीं हारते, लेकिन उनके साथ क्या होता है, दगा कर दिया जाता है, उनको धोखा दे दिया जाता है। इस वजह से वो युद्ध में क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। बहुत ही बहादुर सेनापति थे भाई आपके सामने टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की भूमिका क्या, मूल्यांकन क्या, कैसे व्यक्तित्व थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एक दूरदर्शी और आधुनिक सोच वाले शासक थे। कैसे शासक थे, टीपू सुल्तान एक आपके सामने ऊंची सोच वाले और एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। कैसे शासक के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी बहुत क्या है, आपके सामने दूर तक सोच रखने वाला व्यक्तित्व है, बहुत दूर तक की सोच रखता है और आधुनिक सोच वाला व्यक्ति है। कैसी सोच वाला व्यक्ति है, आधुनिक सोच वाला व्यक्ति आपके सामने टीपू सुल्तान को एक दूरदर्शी और एक आधुनिक सोच वाले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया। उस समय की उनके पास ऐसी तकनीक हुआ करती थी, आधुनिक तकनीक हुआ करती थी युद्ध को लड़ने की, और उन्हें मैसूर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम था उनका उपनाम, मैसूर का शेर, मैसूर का शेर के नाम से भी उनको जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है नवाचार। उन्होंने नए सिक्के, नए मापने की प्रणाली और नया कैलेंडर लागू किया था। क्या क्या था, टीपू सुल्तान सिर्फ एक वीर योद्धा और कुशल शासक ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत समझदार, पढ़े लिखे और आधुनिक विचारधारा को मानने वाले शासक थे, जिनके द्वारा क्या किया गया था, नए सिक्कों का निर्माण। अपने राज्य में उन्होंने नए सिक्के चलाए थे। समझ में आ गया। जो जमीन को नापने की एक नई प्रणाली और चीजों को नापने की एक नई प्रणाली चलाई थी, और अपना नया खुद का एक कैलेंडर भी लागू किया था। तो इनके द्वारा तीन मुख्य आपके सामने जो अपने साम्राज्य में नई चीजें लागू की थी, नए सिक्के, नए नापने की प्रणाली और नया कैलेंडर, वो इनके द्वारा लागू किया गया था। वे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का महत्व समझते थे। वे अंतरराष्ट्रीय राज, मैं बता रहा हूं ना, हैदर अली और टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ संधि करके अंग्रेजों को हराना चाहते थे। क्यों, क्योंकि फ्रांस और अंग्रेज वो आपस में हमेशा क्या रहे, एक दूसरे के दुश्मन रहे। तो उनको उस समय अंतरराष्ट्रीय जो जियोपॉलिटिक्स आज अपन बोलते हैं ना, उसके बारे में समझ उस समय थी। उन्होंने फ्रांसीसियों तथा तुर्कियों के साथ राजकीय संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे उनके साथ वो संबंध बनाना शुरू कर दिए थे। इसी चीज से अंग्रेज वो चिढ़ते थे, इसी चीज का तो अंग्रेज हमेशा उनका विरोध करते थे। सैन्य शक्तियां, उन्होंने नौसेना का महत्व को पहचाना और रॉकेट तकनीक का युद्ध को सफल प्रयोग किया। क्या क्या भाई, उनको नौसेना का महत्व पता था, क्योंकि उनका जो मैसूर साम्राज्य है वो तटीय साम्राज्य था। कैसा साम्राज्य था, एक तट के किनारे वाला साम्राज्य था, जहां पर आपके सामने क्या है, उन्होंने रॉकेट तकनीक के जरिए युद्ध को सफल बनाने का प्रयोग किया। क्या क्या, रॉकेट प्रणाली भी शुरू की, अपनी खुद की नौसेना बनाई। उस समय में सोचो किस समय, 1799 1780 की बात है, उस समय आपके सामने टीपू सुल्तान ने खुद की नौसेना बना ली थी। आधुनिक सोच वाले राजा थे। राष्ट्रवाद, टीपू ने अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने के बजाय लड़ना और मरना बेहतर समझा। अपने जमीर और जमीन के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले दोनों व्यक्तित्व थे, चाहे हैदर अली हो चाहे टीपू सुल्तान हो। समझ में आ गया। बहुत ही बेहतर और कुशल शासक थे, कभी भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझा। उनका कथन प्रसिद्ध है, भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। क्या कहते थे, भेड़ या मेमने की तरह मिनमिनाते हुए जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिंदगी जी लो, और अगर वीर गति को भी प्राप्त हो जाओ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये प्रश्न था भाई, एंगला मैसूर जितने भी युद्ध हुए सबके बारे में बता दिया है। टीपू सुल्तान की क्या भूमिका रही सभी युद्धों के बारे में, उसके बारे में भी आपको बता दिया है। कैसा लगा वीडियो, जोर से बताना।